ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF। कश्मीर चाहिए, चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। जो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो। और हम बात करें कि हमने कश्मीर लेंगे। कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह और उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। कारी साहब तो ठीक है, ठीक है। अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। 25,000 20,000 की जो भाई ग्रेजुएशन की है, मैंने लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25 हजार के लिए लगाया। आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। ठीक है। ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के, अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया है? ठीक है। मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया। चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होते, हमने इतना पैसा जो है वो डिफेंस पे ना लगाया होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके क्या हालात होते? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिन बाद, बल्कि बहुत महीनों बाद, दिलशाद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक बहुत से हैं, बहुत बेशुमार टॉपिक है। खास तौर पे अगर हम बात करें, खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है या बुरी खबर है, ये आप बताइएगा, कि पाकिस्तान को $7 बिलियन जो IMF से मिलना था वो अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिलशाद भाई से बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि इतने दिन कहाँ गायब थे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यकीन माने, बहुत से लोगों ने आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि यार दिलशाद भाई किधर है, वो जो बड़ी जज्बाती बातें करते थे, कहीं उठाए तो नहीं गए? दिलशाद भाई किधर हैं, उनकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही? कहीं वो उन्हें कोई वीगो डाला तो नहीं उठा के ले गया, कहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? तो आज दिलशाद भाई आप खुद बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत का शुक्रिया, और मैं बिल्कुल सेफ था और हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाकी मैं अपने होम टाउन में था, अपनी स्टडीज वगैरह में बिजी था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं जैसे लाहौर आया हूँ तो मैंने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया कि यार ये तो मुझे अपना चैनल लगता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी यूथ को, जहाँ पे मैं अपनी यंग जनरेशन को कुछ कह सकता हूँ, कुछ नसीहत कर सकता हूँ, जिससे हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। और दिलशाद भाई का ये रिकॉर्ड है कि जिधर भी खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, दिलशाद भाई और साथ आबिद भाई की भी अगर बात करें, इर्द गिर्द रश लग जाता है। ये आप अगर कैमरामैन दिखाए, अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया, रश बेहतरीन सा लग गया। दिलशाद भाई टॉपिक पे आते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को
डेथ इंडियन सेंटेंस हो आर्मी गई थी। वो नेवी के थे। नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब गए अमेरिका, 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने। और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और उसके बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूँ कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं और IMF के प्रोग्राम को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है,
और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है, आप प्रायोरिटीज का हिसाब खुद लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं ठीक है। और वो उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। लेकिन हमें अभी भी अब मैं आपको ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता होगा शायद मेरी ये मैं बात। इनसे पूछ लेता हूँ 1 मिनट में कि आप भाईजान ये बताएं पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वो कहाँ चला गया। अगर हम बात करें ईरान की, उसकी क्या पोजीशन है, चाइना किस पोजीशन पे और हम कहाँ पे हैं। पहली तो बात है कि यार आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो है नहीं, ठीक ये है, ये रोना रो रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। अब आप IMF की बेल आउट पे चल रहे हैं। ठीक है, और हम खुशियां मनाते हैं ठीक कि है। लो जी 7 बिलियन मिलने लगा, मिल जाएगा। वो बात ये ना कि आप ये देख रहे हैं कि 7 बिलियन आपको मिल तो रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपको जब आपने वापस करना है तो जाहिर बात है उन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज करना है ना। बिल्कुल करना है और फिर ठीक है। शर्तें भी रखनी है। अब बात ये कि जब तक आप अपना GDP बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, तो है। आप किस तरीके से करेंगे। ये चीज है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है, मतलब हमारी क्या। हमारी अगर प्रायोरिटीज देखी जाए ना तो हुकूमत की प्रायोरिटी तो ये है कि भाई IMF से बेल आउट मिल गई, बात खत्म, ठीक है। अपनी हुकूमत चलाओ किसी तरीके से। अगली जो हुकूमत आएगी वो देखा ठीक जाएगा। है। ठीक है। वैसे हम बात करते हैं जी कश्मीर की। आप में से जितने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस किस को चाहिए। एक फिर बड़ी आप कश्मीर लेके क्या नहीं करेंगे? नहीं, 1 मिनट पहले पूछते हैं, कश्मीर चाहिए भाईजान? नहीं भैया, नहीं फिर भी कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। ठीक है, वो नहीं आपसे बताइए, सबको कश्मीर चाहिए। ये अब मैं ये भाई बात आज बॉर्डर खुल जाए एक ना, मिनट। 97% अवाम हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा, हाँ, कौन पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पाकिस्तान में रहना ये चाहता भाई है? बिल्कुल, ये सर्वे भी हुआ है। ये जितने भाई कह रहे हैं ना कि कश्मीर को हम लेंगे, इनकी मैं जो राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7 कश्मीरियों को क्या देंगे? कर्जा देना है ना जो IMF। 7 बिलियन डॉलर की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है। उससे 10 गुना ज्यादा 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो, और हम बात करें कि हमने कश्मीर कश्मीर लेंगे। भाई ले लें कश्मीर, क्या खिलाएंगे उनको। अब मैं आपको 4 पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल, उसका हाल आपके सामने है। गिरवी, PIA का हाल आपके गिरवी। सामने है। पाकिस्तान रेलवे का हाल आपके सामने है। इवन जो हमारे बड़े 2 एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, ये उनको लगे हुए हैं जो उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे इवन मोटर मोटरवेज। अब मुझे एक ऐसा इदारा बता दें या पाकिस्तान का एक ऐसा असासा बता दें जो कि आप कहें कि मेरा 100% सिक्योर चल रहा है। ठीक है। इवन कुछ 1 साल पहले की खबर है कि ये भी खबरें आ रही थी कि शायद न्यूक्लियर, हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं या उसके ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगने जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा शायद हुआ है या नहीं हुआ ये तो नहीं पता। लेकिन अगर हम इसी तरह IMF की ट्रेंच पे पलते रहे और बढ़ते रहे तो ये दिन दूर नहीं है कि जब हमें ये चीजें भी देखनी पड़ सकती हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब लोग यूनाइटेड हों ठीक है। और अपने कौम के जो मुफाद है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, यूनाइटेड होने की यूनाइटेड जरूरत है। और वो सिर्फ एक ही तरीकाकार है, ठीक है। वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक हो और गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी? आप एक निजाम सेट कर लें। आपने जमहूरियत रखनी है, आप जमहूरियत रख लें। आपने डिक्टेटरशिप रखनी है, आप डिक्टेटरशिप रख लें। ठीक है। दुनिया में बहुत सारे निजाम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक निजाम रखें और खुदा का वास्ता जो पाकिस्तान में आता है उसको अपनी टर्म पूरी करने दिया अच्छा करें। दिलशाद भाई, अवेयरनेस की आपको नहीं लगता कि बड़ी कमी नजर आती है? भाई अगर आप भी मेरे साथ ताउन करें, मुझे बताएं कि अवेयरनेस की हमारी कौम में, पब्लिक में बड़ी कमी है, यानी जज्बात में आ जाते हैं थोड़ा सा और जज्बात में आके नारे लगाएं बड़े बड़े। मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो, वहाँ पे लोग अवेयरनेस का क्या अचार डालेंगे? तो ऐसे तो सर ये फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे ना सर, अगर हम ये लॉजिक देंगे यार। देखिए, एक सेकंड मुझे बताएं, आपके कितने इदारे हैं जिनके सरबराह कौन है? कौन सा एक इदारे से आते हैं सरबराह, ठीक है। वही सारे रन कर रहे हैं। ठीक क्या हो। पाकिस्तान में कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बचा ऐसे कि कोई और भी रन कर सके? चीफ जोन है वो एक ही इदारे से हाँ। रिटायर होता है। अब देखिए, नादरा कौन रूल कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल इसके अलावा आपका PIA कौन रूल कर रहा है? ठीक है। वो सारे कहा ये जाता है ना कि दरअसल वो एक डिसिप्लिन इदारा है। मैं ओपनली देखें जो रियलिटी है, पाकिस्तान आर्मी से जो हमारे ऑफिसर रिटायर होते हैं वो ही बेसिक अदारों को चलाते हैं। और ये मैं अपने पास से थोड़ा ही कह रहा हूँ, नादरा का इस टाइम जो हेड है, इसके अलावा PIA की बात कर लें या और बड़े इदारे हैं, लेकिन उसमें लॉजिक ये भी आ सकता है ना यार वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन यार देखो HEC का जो चेयरमैन है, हायर एजुकेशन कमीशन का जो चेयरमैन है, ठीक है। वो उस इदारे से उठा के लगाया गया। अब मुझे बताएं कि एक उस फील्ड के बंदे का हायर एजुकेशन कमीशन के साथ क्या ताल्लुक बनता है? ठीक है। मैं ऑडियंस से पूछता हूँ
कि एक उस जो बंदा सिर्फ सल्यूट मार सकता है, जिसका काम कोई और है, ठीक है, मैं अब नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारी भी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, लेकिन उस बंदे का एजुकेशन के साथ, यूनिवर्सिटीज के मामले के साथ उसका क्या लेना देना, दूर दूर तक क्या लेना देना। ठीक हो गया, ये एक सवालिया निशान है। मैं एक ये चीज छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरा, आप उसकी तरफ आ जाए, ये जो हमारा वापडा है, वापडा के साथ, वापडा टोटल टेक्नोलॉजी का काम है, उसमें आपका क्या लेना देना है भाई? आपको तो अलिफ का नाम उल्लू नहीं पता है कि क्या टेक्नोलॉजी होती क्या है। अच्छा, आपने जैसे बात की है कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर, इनसे खड़े होके केवीएल और केसीएल पूछ ले, इनको ये नहीं पता होगा, और ये वापडा के बैठ के इनको चेयरमैन लगाया हुआ है। आपने बात की इंडिया रशिया के साथ मिलके, इवन चाइना के साथ मिलके, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि उनकी आपस में दुश्मनी है या आपस में उनके मामला लद्दाख को लेके बेहतर नहीं है, वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट मून पे उनका मिशन है 2040 का। हम इन्वेस्टमेंट, खबरें आ रही है कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये आपको नहीं लगता प्रायोरिटीज का यहीं से फर्क नजर आ जाता है कि एक सुपर पावर से डील कर रहा है और एक जो है वो जल्द जो नजर आ रहा है कि बैंकरप्ट होने वाला है, उससे डील कर रहा है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा से कभी भी इस तरह नहीं रही कि जुदा गाना नहीं रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी न किसी के प्रेशर में आगे काम करते रहे। अब हमारे जो आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं, ठीक है। ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के, अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया? ठीक है। मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया, और ना ये बात करेंगे। ठीक है। जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मैं कंडेम करता हूं, मैं कहता हूं कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन नारा तो हम लगा सकते हैं कि हम कल जाके फलस्तीन को छुड़ा लेंगे। उनका डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा कि आप तगड़े से तगड़ा रॉकेट लॉन्चर मारेंगे वो खत्म कर देगा, उसको ऐसा ही नहीं होगा। एक कड़वी बात शायद करूं, कुछ लोगों को बुरी लगे या कुछ लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, लेकिन अकेला इसराइल ने पूरे तमाम इस्लामिक कंट्रीज को जो उनसे समझ आगे लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ? एक इसराइल है। इसराइल क्यों आगे है? क्यों आगे है? सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, ठीक है। आयरन डोम उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। वहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उन्होंने सीवरेज के सिस्टम को इस तरह यूटिलाइज किया हुआ है कि उनको पानी की कमी महसूस नहीं होती। जब से इसराइल, जी आप जब तक टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होंगे ना, आप नहीं आगे बढ़ नहीं। हमें तो ये बताया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी में अगर वो आगे हैं तो क्या हुआ, हम जज्बे में आगे हैं। जज्बे से क्या होता है? जज्बे से पेट तो थोड़ी भरता है। आप मुझे बता दो, आप इस जज्बे को सेल करके क्या करोगे? ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए। ये अरफा करीम आपने एक इनिशिएटिव लगाया, इस तरह के आपको मुल्क में बहुत सारे इनिशिएटिव लगाने चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, इंडस्ट्री पे फोकस करें। जब आपका जीडीपी बढ़ेगा ना तो फिर हम बात करेंगे। जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है कि एमडी कैट एक टेस्ट है जो कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, वो पेपर शुरू होने से पहले लीक हो गया। दिलशाद भाई, मकसद यह बात करने का, इन लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, इन लोगों को कैसे बताया जाए कि इंडिया दुश्मन नहीं है। एक दफा ओपनली बताएं कि कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को। कोई भी मुल्क और कोई भी कौम आपकी दुश्मन नहीं होती, ठीक है। आपने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ये आप पुराने दौर में नहीं रह रहे जहाँ पे आप एक के ऊपर जंग मुसलत करके उसको खत्म करके तो अपनी सल्तनत कायम कर लेंगे। ये दुनिया में मुल्क एग्जिस्ट करते हैं और मुल्कों ने ही एग्जिस्ट करना है। इन्हीं के साथ हमने ट्रेड करनी है, इन्हीं के साथ ताल्लुकात रखने हैं, और सबसे पहले हमने अपने लोग रखने हैं, ठीक है। हमारे, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो सबसे पहले पाकिस्तानी होगा, उसके बाद कोई मुल्क आएगा, उसके बाद कोई कौम आएगी, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगी। नेशन फर्स्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने पाकिस्तानियों को रखना है। चाहे आपके सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन आपको पता है कि 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी उनकी जेलों में कैद है। अभी की खबर है कि सऊदी अरेबिया ने वार्न कर दिया पाकिस्तानियों को कि भाई आप उम्रे के लिए यहाँ पे आते हो, हज के सिलसिले में यहाँ पे आते हो, यहाँ क्या भीख मांगते हो, तो बेकारियों को यहाँ भेजना बंद करो। ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला भी सच है, हम वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। तो देखिए ना कि अब लोग कहते हैं कि जी अब लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो हम कैसे तरक्की करें। तो आप चाइना की मिसाल देख लेना कि उन्होंने कितने लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया है, टेक्नोलॉजी की वजह से उठाया है। इंडिया ने उठाया, टेक्नोलॉजी की वजह से उठाया है। इवन बांग्लादेश को हम टीचरें करते होते थे कि तुम्हारा टका हमसे नीचे है, तुम 2 टके के हो, आज उनका टका रुपए से ऊपर चला गया। इवन अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ऊपर है, ठीक हो गया, ठीक है। और आप चाहते, और अभी ये जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हमारे रिवाइव हो रहे हैं, मैं इसको पॉजिटिव जगह से देखता हूँ, पॉजिटिव नजर से देखता हूँ कि चलो कम अज कम अपने
जो हमसाया ममालिक है उनके साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखो। ठीक है, नहीं नो डाउट, मैं खुद ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, हर एक के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस मकसद के लिए, जैसे कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एटॉमिक प्रोग्राम पे काम करने जा रहे हैं, बांग्लादेश जो है वो एक एटॉमिक पावर बनेगा और जो है वो इंडिया के अगेंस्ट और ये चीजें करेगा, आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें मैटर करती हैं या कोई सेंस रखती हैं? देखिए, जब 1998 में हमने हमले किए हैं, ये एटॉमिक हमले किए हैं, तो ये मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम हमले करते 1998 में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बरसगीर पाको हिंद में अगर आपने ताकत का तवाजुन बरकरार रखना है तो दोनों का पावर में सेम होना जरूरी है। और मैं आपको इस बात को कहता हूँ, अगर पाकिस्तान और इंडिया में से एक भी एटॉमिक पावर होता और दूसरा ना होता तो शायद ये दोनों मुल्क आपस में इस तरह एग्जिस्ट ना कर रहे होते। ठीक हो गया, ठीक है, रिलेशन बेहतर होते, इनके रिलेशन आपस में बेहतर हो सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होते, हमने इतना पैसा जो है वो डिफेंस पे ना लगाया होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके क्या हालात होते, क्या रिलेशन बेहतर होते या ना होते? अच्छा दिलशाद भाई, आपने बोला इंडिया और पाकिस्तान की वाम, उनकी वाम को तो आज भी रिलीफ मिल रहा है। अभी खबर आई थी रिसेंटली कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया है। खबर ये आई थी कि वो अपना डिफेंस जो सा इक्विपमेंट खुद तैयार कर रहे हैं। खबर ये है कि भाई वो अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कह देते हैं बजट लग गया, सारा डिफेंस पे बजट लग गया, डिफेंस पे बजट लग गया। वो तो फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। याद होता ना, वो भी हमारी तरह IMF के पास जा रहे होते तो हम कहते हैं कि हाँ यार, ये डिफेंस बजट की वजह से दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। उन्हें क्या नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप इंडिया के पिछले 30 साल का टेन्योर उठा के देख लें, ठीक है, उनमें से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना है ना, तो उसकी किसी ने टांगे खींची हैं, उसने अपनी टर्म पूरी की है और उसके बाद उसने डिलीवर किया है। आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत ज्यादा, अब वो कहते हैं ना, इकबाल का शेर भी है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लेकिन हमारे यंग नौजवानों को मौका तो देना आप ऊपर आने का। वो तो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि शाम का खाना कहाँ से खाएं। तो जब आप ये हालात पैदा कर देंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जिस मुल्क का नौजवान 16-17 लाख से ज्यादा मेरे मुल्क के नौजवान जो है वो बाहर चले गए हैं, और वो अगर यहाँ तक माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इसी शरह से लोग बाहर जाते रहे तो 2014 के अंदर पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और स्किल्ड लोग खत्म हो जाएंगे। जितनी तेजी से पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, खासतौर पे एजुकेटेड लोगों की बात हो रही है, जितने इंजीनियर्स आपके हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी खबर ये है कि इंडिया में जो वहाँ से फॉरेनर जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, वो एजुकेशन कंप्लीट करके अपने कंट्री में आ रहे हैं कि उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं। इवन मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे इंजीनियर्स को कितना ज्यादा डिफिकल्टीज देखनी पड़ती हैं, कितना ज्यादा मार्केट में जो है वो सैचुरेशन है और ऊपर आने नहीं दिया जाता। और हमारे ऊपर वो बंदे, आप यकीन करेंगे, एक इंजीनियर के ऊपर वो बंदा हेड बिठाया हुआ है जिसने MA किया हुआ है, आर्ट्स पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, लास्ट में मुझे बस ये बता दें, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये जो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है दिल से बात करते हैं, ऐसा लगता है शायद मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल में है वही ये बात बोल रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक को इनकी कितनी समझ आती है, ऐसे लोगों की कितनी समझ आती है, क्या ये पब्लिक से पूछते हैं? भाईजान मुझे ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कारी कमर साहब। कारी साहब, मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है, हमने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कश्मीरी क्या हमारा हिस्सा बनना चाहेंगे? मतलब जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, पेट्रोल कितने रुपए लीटर डलवाया आपने? फिलहाल मुझे तो पता नहीं। अच्छा, यही बात है ना। ये मसला है दिलशाद भाई, ये पता नहीं पेट्रोल कितने का है। सब पाकिस्तानियों की तकरीबन यही ख्वाहिश है, कश्मीर लेंगे, लेकिन प्लान किसी के पास भी नहीं है। और ये कभी ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप कश्मीर को इस तरह ले लें। मुझे ये बताएं, लेकिन अगर कश्मीर को ले भी लेते हैं, फॉर इंस्टेंस जी कश्मीर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो दोगे क्या भाई कश्मीर को? हमारे पास क्या है देने को उनके लिए? क्या ये लम्हा फिक्रिया बात है, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। भाइयों, ये बात सोचा करो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कश्मीर के नाम पे जज्बाती ना, नो डाउट दुनिया में कहीं पे भी हम देखें ना, एज ए पाकिस्तान, एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें अपनी एक आवाज रखनी चाहिए, अपनी एक ओपिनियन रखनी चाहिए। लेकिन जज्बाती नारों में आके ये जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की, कश्मीर तो हमारे पास ऑलरेडी है कि नहीं है? कुछ हिस्सा है, उधर हम क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस बातें ही चल रही हैं। ये बात है ना। आप कभी आजाद कश्मीर जो हमारे पास, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आप कभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और उनकी सड़कों की हालत देखिए ना, वो कश्मीर वाले
जो इंडियन कश्मीर वाले हैं, तो वो कभी भी यहाँ पे ना आए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका आजाद कश्मीर का चक्कर लगा, मुझे वहाँ पे सड़कों की हालत बताएं। वहाँ पे पूरे एक जिले में आपको हार्ट सर्जन नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उठा के देख लें, इधर की यूनिवर्सिटीज उठा के देख लें और उधर की यूनिवर्सिटीज उठा के देख लें, मेरे ख्याल 3 गुना ज्यादा उधर यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप मुझे बताएं ना, आप एक मॉडल पेश करते हैं ना, ले जी हमने ये आजाद कश्मीर को हमने इतना अच्छा मॉडल बना दिया, लो भाई तुम भी आ जाओ। नहीं, फिर आगे मजे की बात, ये कल की प्रोग्राम में भी मैं बात कर रहा था कि हमें यहाँ पे बता दिया जाता है, हर एक अवाम को, हर एक पब्लिक को बताया जाता है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर लेना है। यूनाइटेड नेशंस में जाके हमारे अपने लीडर ही नहीं बात कर रहे। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा बात नहीं की, कोई आपने खबर सुनी है कि यूनाइटेड नेशन में जाके इस दफा उन्होंने कहा जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये अब इन्होंने यूनाइटेड नेशन में बात करनी छोड़ दी और करीब इन्होंने OIC में भी बात करनी छोड़ देनी है। और OIC में तो उन्होंने जो भी ये एक प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये 50 जितना भी अरसा उसको बने हो गया, उनमें उस OIC ने कुछ निकाला भी है, कोई फायदा? कोई एक चीज तो मुझे बताया ना OIC ने ये हमें करके दिखाया हो कि भाई इस वजह से ये चीज हमने ये आवाज उठाई थी तो हमें ये फायदा हो गया। इवन मैं कहता हूँ फलस्तीन की बात कर लेते हैं, इसराइल की अगर बात करें और फलस्तीन की ये जो जंग चल रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें क्या OIC ने मिलकर रुकवा लिया? मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन पहले दिन अटैक हुआ, ये मामला चले, हमास ने अटैक किया और फिर ये जंग शुरू हुई, उस दिन से हम सुन रहे हैं लो जी कभी ईरान से खबर आ रही है, लो जी आज ईरान इसराइल को तबाह कर देगा, कभी तुर्की से खबर आ रही है, लो जी तुर्की की फौजें तैयार हो गई इसराइल पे हमला, कभी लबनान की आजकल खबर चल रही है, लो जी लबनान ने बहुत टफ टाइम दे दिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि फायदा क्या हुआ? जाने तो डेली बेस पे जा रही हैं, फायदा क्या हुआ? क्या पूरे इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हुए? क्या हमने जंग रुकवा दी? बात तो फिर है ना कि इसराइल से जंग रुकवा दें तो हम कहें लो जी ये है पावर OIC की। हाँ देखिए, अब जैसे OIC में कितने 56 ममालिक है मेरे ख्याल, गालबन जितने भी ममालिक हैं वो इकट्ठे होते और अगर इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देते तो भाई हम मान लेते कि भाई आपने बड़ा कारनामा किया है, फलस्तीन पे अभी भी जुल्म हो रहा है। क्या OIC का प्रेशर है इसराइल पे? कोई प्रेशर नहीं। आप देखिए कुवैत है, UAE है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, ईरान है, कितने ममालिक उठा के देख लें, कितने ममालिक है, मुझे बात सुने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। OIC की यही इज्जत है जो घर में छोटे बेटे की इज्जत होती है। अच्छा। और उसका प्रेशर यही है जो भिंडी खाने के बाद रात को 12 बजे होता है। अच्छा, यानी कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा वो अपने आप को नुकसान। भाईजान सिर्फ हवा है, ठीक है, सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं। हम लोग क्यों बेवकूफ बन जाते हैं? मतलब हम इन इश्यूज पे बात ही नहीं करते। हम लोग बेवकूफ बनना पसंद करते हैं। मतलब जैसे आप मेरी बात सुन रहे होंगे, कश्मीर का पूछा कारी साहब तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह। सर मैं कश्मीर के बारे में भी ये बोलूंगा, कारी साहब तो ठीक है, अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, 25,000 20,000 की जो भाई ग्रेजुएशन किया मैंने, लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25 हजार के लिए लगाया। यानी ये सिचुएशन आ गई है। आप ये कह रहे हैं जो हम 76 साल चूरन हमें सुनाते रहे, दिखाते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें एक बहुत लॉजिकली बात करता हूँ, पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल आमदन है 100 रुपए, ठीक है, उसमें 75 रुपए हमें ये चूरन बेच के 75 रुपए ले जाते हैं 100 में से कि ये कश्मीर के लिए है। अच्छा, अगर कश्मीर का मसला रिजोल्व हो जाए तो हमारे जो 75 रुपए हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तालीम पे, हेल्थ पे, हम पे लगेंगे, जो कि 75 रुपए भाई वो ले जाते हैं। ये बात अरबों की करो, मैंने एग्जाम्पल में 100 रुपया दिया है, मैं समझ गया। अब जो 25 रुपए बचे, 25 रुपए में से जो होते हैं 15 रुपए जो होते हैं वो सरकारी अदारों के जो मुलाजमीन होते हैं उनमें चले जाते हैं। 10 रुपए होते हैं वो आज जाके हम गरीबों तक लगते हैं। अगर यही सोच, ऐसी अवेयरनेस हर पाकिस्तानी की हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मजीद चूरन नहीं बेच पाएंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। लेकिन वो तब तक चूरन बेचते रहेंगे जब तक हम चूरन खाते रहेंगे, जब तक हम उनका चूरन बिकता रहेगा। हमें चाहिए, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि यार पाकिस्तान के लिए वाकई में सिंसियर हो, और पाकिस्तान के लिए सच में सिंसियर होने का मतलब ये नहीं है कि इधर बड़े बड़े नारे लगाओ। पाकिस्तान से सिंसियर होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड हो, क्या पाकिस्तान के साथ आप सिंसियर हो, क्या पाकिस्तान में जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो, ये मकसद है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? 110% एग्री करते हैं। ये चीज है अल्हम्दुलिल्लाह के जो अब माशाल्लाह से जो हमारी यूथ है वो काफी अवेयर हो बाशऊर हो रही है इस चीज से। उनको लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी मैं इधर कहूंगा जी कश्मीर पे क्या कहेंगे, उन्होंने कहना जी अभी हमला कर देते हैं इंडिया पे। बस सर ये अब इनको क्या कह सकते हैं, अल्लाह इनको हदायत दे सारों को, हमारी ये दुआ, हम इनके लिए दुआ को है इनके लिए। ठीक हो गया। चले जी, अच्छा लगा बात करके, दिलशाद भाई से भी बात की, और भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। इस वाले से आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।